ब्रिटेन दौरे पर गए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लंदन में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात ब्रिटिश पीएम के आधिकारिक निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में हुई। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने अपने ऐतिहासिक संबंधों के आधुनिक, बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी में डालने में महत्वपूर्ण प्रगति की। रक्षा मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन और अन्य समान विचारधारा वाले देशों को शांतिपूर्ण और स्थिर वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहिए और भारत के उत्थान में सहयोगी बन सकते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ने भी व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच चल रहे मुक्त व्यापार समझौते को सफल निष्कर्ष पर लाया जा सकता है। पंजाब में नशीली वस्तुओं के खिलाफ अभियान जारी है। इस बीच एनसीबी ने मोहाली में जब्त की गई 19 किलो हेरोइन और नष्ट किया। बीएसएफ ने पहली बार चंडीगढ़ जोन में एनसीबी के साथ मिलकर ये अभियान चलाया है। एनसीबी चंडीगढ़ के आईआरएस जोनल डायरेक्टर अमरजीत सिंह ने इसकी पुष्टि की है। अमरजीत सिंह ने कहा कि हमने 11 मामले निपटाए हैं, जिसमें 1 चरस का और 10 हेरोइन बरामद होने के केस है। मुझे खुशी है कि बीएसएफ हमारे साथ है। ये ड्रग्स बीएसएफ ने बरामद किए थे। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब चंडीगढ़ यूनिट के साथ बीएसएफ ने ज्वाइन किया है और हम मिलकर काम कर रहे हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहमदाबाद और अयोध्या के बीच पहली त्रि-सप्ताहिक उड़ान शुरू की। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में 1 महीने में 5 नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं अयोध्या हवाई अड्डे के बारे में उन्होंने बताया कि दूसरे चरण का विस्तार जल्द ही शुरू होगा और शहर को अधिक उड़ानें मिलेंगी। इंडिगो के उड़ान सेवा के उद्घाटन के लिए ऑनलाइन आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आज एक बहुत नया इतिहास रचा जा रहा है। अयोध्या की पावन भूमि पर एक नववर्ष का उत्साह हमने 30 दिसंबर को देखा था, जब पीएम मोदी ने अयोध्या के भव्य हवाई अड्डा और नवीन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या हवाई अड्डे का विस्तार किया जाएगा, रनवे का विस्तार किया जाएगा, जिससे बड़े विमान उतर सकेंगे और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित हो सकेंगे। जिस उत्तर प्रदेश में केवल 6 हवाई अड्डे संचालित थे 2014 में, आज अयोध्या समेत 10 हवाई अड्डे संचालित हो चुके हैं। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विमानतल बनने जा रहा है और 6 से 19 हवाई अड्डे एक ही प्रदेश में स्थापित होने जा रहे हैं। केवल 6 हवाई अड्डे संचालित थे 2014 में, आज अयोध्या समेत 10 हवाई अड्डे संचालित हो चुके हैं। और मैं देख रहा हूं कि तालियां थोड़ी कम बज रही हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूं हमारे सभी उपस्थित महानुभावों को कि योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अतिशीघ्र उत्तर प्रदेश के लिए 5 नए हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद 5 एक साथ हम आने वाले दिनों में अगले 1 माह के अंदर ही हम लोग उसका लोकार्पण करेंगे। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विमानतल बनने जा रहा है और इस साल के अंत तक वो भी तैयार हो जाएगा। 12 मिलियन की कैपेसिटी, मतलब 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की कैपेसिटी के
अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कांग्रेस के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर बोलते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वरिंग ने कहा कि भगवान राम उनके कण कण में है, लेकिन वे मोदी के पास नहीं जाएंगे। राजा वरिंग ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को राम मंदिर जाने पर कोई आपत्ति है। भगवान राम हमारे कण कण में है, लेकिन हम मोदी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने मोदी के उस कार्यक्रम के बारे में सिर्फ इतना ही कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे। भगवान राम हमारे भगवान है और हम मंदिर जाएंगे, लेकिन जब पीएम मोदी हमें बुलाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। देखो, राम मंदिर का जो मसला है, कांग्रेस पार्टी ने किसी प्रकार से, मेरे को नहीं लगता कि राम मंदिर जाने में एतराज है या राम मंदिर को हम नहीं मानते हैं। राम हमारे कण कण में है। आप जाके देखिए मेरी विधानसभा में, हाँ, राम जी हमारे कण कण में है और हम मोदी जी के इवेंट में नहीं जाएंगे। आप समझो, वो इवेंट की बात हुई है कि जो मोदी जी का इवेंट है, मोदी जी का इन्विटेशन है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन राम मंदिर जिसके दरवाजे राजीव गांधी ने खोले, राम जी हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, हम वहां पर जाएंगे, लेकिन उनके बुलाने से नहीं जाएंगे और उनके कहने से नहीं जाएंगे। जब जाएंगे, उनको इन्विटेशन 3 लोगों को आया है कि आप आइए। अब मोदी जी का हमने भाषण सुनने जाना है। मोदी जी कह रहे हैं कि राम जी तो मेरे हैं, राम जी पूरे संसार के हैं। उन्होंने ऐसा अडॉप्ट कर लिया कि राम जी तो केवल मोदी जी के। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मोदी जी ने 9 साल में फैसला कर दिया होता, नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। हम अपने मन से भगवान की उस दिन हम राम जी की पूजा भी करते हैं, करेंगे भी, और हम मोदी जी के इन्विटेशन और भाजपा के इन्विटेशन में और इसको जो राजनीतिक रंगत दी गई है उसमें नहीं होंगे, वैसे जाएंगे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण की सराहना करते हुए गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि हरित ऊर्जा में बड़ा निवेश हमारे लिए एक अच्छी खबर है। उन्होंने कहा, वाइब्रेंट गुजरात के 10वें संस्करण का ऐतिहासिक उद्घाटन है। वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से देश में बड़े निवेश आने वाले हैं। हरित ऊर्जा में बड़े निवेश की घोषणा हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। मारुति ने अपने प्लांट का विस्तार करते हुए इसे दोगुनी क्षमता वाला बनाने का फैसला किया है। हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक इकोसिस्टम बन रहे हैं। पहले देश मोटर कारों का आयात करता था और अब दुनिया के वाहन निर्यात करेगा। वाइब्रेंट गुजरात के 10वें एडिशन की कल ऐतिहासिक शुरुआत हुई है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के कई राज्य के उद्योगपति, देश एवं विदेश के सीईओज, चाहे वो फिनटेक के हो, टेक्नोलॉजी से जुड़े हो, ग्रीन एनर्जी से जुड़े हुए हो, सभी प्रकार के मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट कल गुजरात के मेहमान बने थे। और ये ख़ास तौर पे भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए और गुजरात के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही बड़ा खुशी का विषय है कि देश में एक बड़ा निवेश वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से आने वाला है। कल ख़ास तौर पे ग्रीन एनर्जी में जो बड़े इन्वेस्टमेंट का डिक्लेरेशन हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत ही खुशी के समाचार है। साथ ही में मारुति ने अपने प्लांट को एक्सटेंड करते हुए उनकी कैपेसिटी से डबल कैपेसिटी करने का एक ऐलान किया है। वो भी अपने आप में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में हम एक इकोसिस्टम बनते जा रहे हैं। मेरा देश जो पहले मोटर कार इंपोर्ट करता था, वो ही देश से दुनिया भर में गाड़ी यहाँ से एक्सपोर्ट होगी। वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। ये बहुत ही बड़ी भारत की सफलता है। गुजरात के प्रत्येक नागरिकों ने पिछले 20 साल से वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है, वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से गुजरात के प्रत्येक ज़िले में सभी वर्गों के नागरिकों के लिए कोई ना कोई खुशी के समाचार लाई है। उसके माध्यम से रोजगारी और व्यापार की नई अनेक तक खड़ी हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ख़ास तौर पे 10वां एडिशन वाइब्रेंट गुजरात का, वो अपने आप में ख़ास है। ये गुजरात के हर एक सेक्टर्स के लिए कोई ना कोई खुशी लेके आ रही है। कल
खास तौर पे मेरे जैसे युवाओं को कुछ करने के लिए, मेहनत करने के लिए बहुत ही बड़ी प्रेरणा। बजट 2024 की तारीख सामने आ गई है। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट संसद के पटल पर रखा जाएगा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगे। देश के लिए बीते 1 साल का आर्थिक लेखा जोखा कैसे रहा है और आने वाले वित्त वर्ष में किन कार्यों के लिए पैसे की जरूरत होगी, इस पर वित्त मंत्री सीतारामन संसद में बजट के दौरान जानकारी देंगे। बजट पेश होने से एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और वित्त मंत्रालय से जुड़ी उनकी टीम के जरिए तैयार किए गए आर्थिक सर्वेक्षण को 31 जनवरी को पेश किया जाएगा। संसद के बजट सेशन के अंतर्गत ये जानकारी की जनवरी की आखिरी तारीख को संसद के सामने रखा जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवकार ने घोषणा की कि 21 जून 2022 को पार्टी के विभाजन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है। एकनाथ शिंदे सहित सभी 16 विधायकों की संभावित अयोग्यता के संबंध में शिवसेना यूबीटी द्वारा प्रस्तुत तर्क को विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी माना कि तत्कालीन मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने पद पर बने रहने की पार्टी को इच्छा को प्रतिबिंबित करना बंद कर दिया, क्योंकि प्रतिद्वंदी गुट के उभरने के बाद नए मुख्य सचेतक भारत गोगवाले ही वैध रूप से निर्वाचित मुख्य सचेतक है। इसी पूरे मामले में अब प्रकाश अंबेडकर का बड़ा बयान भी सामने आया है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवकार के फैसले के बाद बीबीए अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कहा, हम कार्रवाई के मुद्दे पर अपने गठबंधन सहयोगी शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति रखते हैं। शिवसेना यूबीटी भारत के चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मजबूत मामला बनाने में विफल रहा। शिवसेना यूबीटी उसी दिन लड़ाई हार गई थी जब ईसाई के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को आधिकारिक नाम और प्रतीक बरकरार रखने की अनुमति दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मालिक के अंतरिम जमानत को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। 11 अगस्त 2023 को खराब स्वास्थ्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। किडनी की समस्या बरकरार रहने के चलते उनकी जमानत की अवधि बढ़ाई गई। नवाब मालिक को फरवरी 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के पेश होने के बाद जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने नवाब मालिक की अंतरिम जमानत बढ़ा दी। राजू ने कहा था कि जांच एजेंसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। संसद का अगला सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगे। यह मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट होगा। ऐसे में इस बजट सत्र में तमाम बड़े ऐलानों की उम्मीद की जा रही है। सूत्रों ने यह भी बताया कि अंतरिम बजट में किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि को 2 गुना करने का प्रस्ताव हो सकता है। इतना ही नहीं, महिलाओं को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। हालांकि इस सत्र पर सबकी नजर होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट आ रहा है। मणिपुर के लिमाकोंग पावर स्टेशन से भारी मात्रा में फ्यूल लीकेज की घटना सामने आई है। ईंधन लीक होने के बाद इम्फाल घाटी से बहने वाली नदियां में भी फैल गया। इसके बाद सरकार ने संबंधित विभाग से तत्काल एक्शन लेने का आदेश दिया है। इस संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी। अधिकारियों का कहना है कि ये घटना कांगपोकपी जिले के लिमकोंग बिजली केंद्र पर हुई। इस फ्यूल लीकेज से कांटो सबल और सेकमाई जैसे गांवों से गुजरने वाली नदियां पर भी प्रभाव पड़ा है, जो इस इलाके के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने एक आदेश में कहा, ये धारा एक खुरकुर, लोईतांग, कोमेंग, इरोई इसेम्बा और नंबोल से होकर बहती हुई इम्फाल नदी से मिलती है। इसमें आगे कहा गया, सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि वे मशीनरी, जनशक्ति और विशेषज्ञता के संदर्भ में सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके पर्यावरणीय आपदा को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करेंगे।